नमस्कार। आज हम देखेंगे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू ऑन डीएनए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डज डीएनए स्टैंड फॉर। डीएनए जो है उसका मतलब क्या है। डीऑक्सी ऑप्शन है ए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड असेंबली या राइबोज नाइट्रोजिनस एसिड। तो इसका आंसर है ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को डीएनए कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड को आरएनए कहते हैं। ठीक है। और ये जो डीएनए है इसमें जो शुगर होती है इसमें वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, इसीलिए इसका नाम डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। और आरएनए में राइबोज शुगर होती है। अंतर क्या है दोनों में? राइबोज शुगर होती है इसमें। इसकी जो शुगर होती है इसके कार्बन नंबर, इसमें जो भी ये शुगर है राइबोज शुगर डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर डीऑक्सी राइबोज शुगर है, दोनों में 5 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन होते हैं। लेकिन अंतर क्या है इन दोनों शुगर में? इसके जो डीऑक्सी राइबोज है इसके कार्बन नंबर 2 है जो, उस पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है। और इसका जो राइबोज शुगर है इसका जो कार्बन नंबर 2 है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है राइबोज शुगर में। और इसकी इस एक ऑक्सीजन की वजह से ही जो आरएनए है ये काफ़ी रिएक्टिव होता है। और रिएक्टिव होने की वजह से क्या है कि ये नॉन स्टेबल होता है। कंपेयर टू डीएनए नॉन स्टेबल होता है। आरएनए नॉन स्टेबल है, डीएनए काफ़ी स्टेबल है। सेकंड क्वेश्चन, इन ए डीएनए मॉलिक्यूल्स द स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग ए ट्विस्टेड लैडर। ये लैडर है सीढ़ी एक, ये ट्विस्टेड हो गई। इज नोन एज, क्या कहते हैं इसके ट्विस्टेड लैडर को? क्या टर्म दिया जाता है? नॉर्मली डीएनए हमें इस तरह का दिखाई देता है, ट्विस्टेड लैडर बोल सकते हो आप इसको साधारण भाषा में। नॉर्मल लैडर रहेगी, अगर इस लैडर को ट्विस्ट कर दिया जाए तो ये इस तरह का दिखाई देगा। तो इसको क्या बोलेंगे? हेलिक्स बोलेंगे, स्पाइरल बोलेंगे, डबल हेलिक्स बोलेंगे या कोयल बोलेंगे? तो इसका जो आंसर है, जो इसके ट्विस्टेड लैडर को क्या कहते हैं डीएनए की, ऑप्शन सी सही है, डबल हेलिक्स। और इसी से नाम लिया गया इसका, डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, कब दिया था ये? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था ये 1953 में, जिसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज कब मिला था? वाटसन एंड क्रिक ने 1962 में नोबेल प्राइज मिला था। किसके साथ? एक इंसान और था इसके साथ, विल्किंस। विल्किंस का क्या योगदान था? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, इन दोनों ने मिलकर एक फोटो दिया था एक्सरे टेक्निक से, एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक से, डिफ्रेक्शन टेक्निक से एक फोटो लिया था इन्होंने। एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक से डीएनए का एक फोटो लिया था, है ना। उसका यूज करके वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का दिया था, जिसके लिए इन्होंने 1962 में नोबेल प्राइज मिला था। वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस ने। फ्रैंकलिन को इसलिए नोबेल प्राइज नहीं मिला क्योंकि इसकी डेथ 1958 में हो गई थी। क्वेश्चन थर्ड, विच नाइट्रोजन बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। कौन सा नहीं पाया जाता है? ऑप्शन सी, यूरेसिल। डीएनए में क्या होता है इसकी जगह? डीएनए में थाइमीन होता है। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं उसको दो ग्रुप में बांटते हैं, एक प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। इन दो ग्रुप में बांटते हैं। प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, और पिरिमिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। प्यूरिन में जो कौन कौन से आते हैं? प्यूरिन में डबल रिंग स्ट्रक्चर में एडेनिन आएगा इधर, और ग्वानिन आता है। और पिरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए में होता है और थाइमिन डीएनए में पाया जाता है।
साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल जो है इनमें सिंगल रिंग होता है, प्यूरिन में डबल रिंग होता है। एक चीज और याद रखना कि शुगर, कौन सी शुगर, राइबोज शुगर या डिऑक्सीराइबोज शुगर और प्लस ये नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस जो है आपके, ये जो शब्द दिए हैं यहाँ पर, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं आप क्या, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप मिल जाता है तब इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे तब आप न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर फॉर एडेनिन इन डीएनए। एडेनिन से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है, एडेनिन से कौन सा पेयर करता है डीएनए में, ग्वानिन करेगा, थायमिन करेगा, साइटोसिन करेगा या यूरेसिल करेगा। तो एडेनिन से क्या पेयर करता है, एडेनिन से पेयर करता है थायमिन, और ग्वानिन से पेयर करता है साइटोसिन। यूरेसिल जो है ये, यूरेसिल ये आरएनए में होता है, लेकिन इस यूरेसिल से क्या पेयर करेगा आरएनए में, यही एडेनिन। तो अगर इसको शॉर्ट में लिखे, एडेनिन से थाइमिन पेयर करता है, दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इसमें, और ये डीएनए में होता है इस तरह से, डीएनए में। और आरएनए में एडेनिन किससे पेयर करता है, यूरेसिल से, ये आरएनए में होता है। और ग्वानिन और साइटोसिन, ये डीएनए और आरएनए दोनों में होती है पेयरिंग। इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, साइटोसिन एंड ग्वानिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। द पर्पज ऑफ कॉपिंग डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, क्या कहलाता है कि डीएनए की आरएनए में कॉपी होना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन नहीं। रेप्लिकेशन होता है जब डीएनए से डीएनए बनता है। ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन होता है जब आरएनए से प्रोटीन बनती है। ट्रांसक्रिप्शन यस, ट्रांसक्रिप्शन होता है जब डीएनए से आरएनए बनता है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले देख चुके, ग्रिफ्थ ने दिया था, जब ग्रिफ्थ ने दिया था 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, बैक्टीरिया में जो बताया था, निमोनिया के बैक्टीरिया में इसने देखा था कि कैसे एक वेरिएंट दूसरे वेरिएंट में चेंज हो जाती है। जब शुरुआत ये बताने की कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट से ही शुरू हुई थी, जिसके बारे में ग्रिफ्थ ने 1928 में बताया था। Which enzyme is responsible for unwinding the DNA double helix during replication। मतलब रेप्लिकेशन जब होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए की डबल कॉपी होती है, तो जनरली हम जानते हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। अब जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो इनको अलग अलग करना, सेपरेट करना, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना इन दोनों को किस एंजाइम का काम होता है। ऑप्शन ए हेलिकेज, ऑप्शन बी डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन डी लाइगेज। तो इसका आंसर है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम काम करता है दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करने का। डीएनए पॉलीमरेज काम करता है इलोंगेशन का, यानी कि जो डीएनए टेम्पलेट होता है जिस पर सिंथेसिस होगी, जिस ये दोनों डीएनए है टेम्पलेट का काम करते हैं, जिस पर नया डीएनए दोनों पर बनता है। तो जो नया डीएनए बनेगा वो बनेगा न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से। न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का काम आरएनए बनाने का होता है ट्रांसक्रिप्शन में। लाइगेज क्या काम करता है, लाइगेज एंजाइम का काम होता है, आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है, मैं वीडियो बनाया हूँ उस पर, आप देख सकते हैं उसे। तो इसमें जब डीएनए का सिंथेसिस होता है यानी कि रेप्लिकेशन होता है, तो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। एक को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, दूसरे को हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, लैगिंग स्ट्रैंड पर जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, टुकड़ों में होती है। ये छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे यहाँ पर डीएनए के, इन टुकड़ों को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट।
इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम, इनके टुकड़ों को आपस में जोड़ने का काम लाइगेज करता है लैगिंग स्ट्रैंड पर। इसको डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है इस पर कॉन्टिन्यूअस। द डीएनए सेगमेंट दैट कोड फॉर प्रोटीन आर नोन एज, डीएनए का वह टुकड़ा जो प्रोटीन बनाता है क्या कहलाता है? इंट्रोन्स, एक्सोन्स, कोडोन्स या एंटीकोडोन्स। चार ऑप्शन दिए हैं, इंट्रोन्स, एक्सोन्स, कोडोन्स, एंटीकोडोन। कौन सा है आंसर? है इसका एक्सोन्स। पहले मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, जब जो हमारा डीएनए होता है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन से इसमें से बनेगा सबसे पहले प्री एमआरएनए। जो प्री एमआरएनए होता है इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक इंट्रोन होता है और एक एक्सोन्स होता है। प्री एमआरएनए से फिर बनता है आपका एमआरएनए। प्री एमआरएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया जो होती है यहाँ पर, है ना, प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको। इसमें दो तीन घटनाएं होती है, तीन घटनाएं होती है। एक तो स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि जो इंट्रोन्स है इसको रिमूव कर दिया जाता है। इंट्रोन्स जहाँ जहाँ होगा रिमूव कर देगा, ये किसी काम का नहीं है, इससे प्रोटीन नहीं बनेगी। केवल एक्सोन से प्रोटीन बनती है, एक्सोन ही प्रोटीन बनाने के काम आता है। इस प्रक्रिया को आप प्रोसेसिंग के तहत स्प्लाइसिंग बोलेंगे। प्रोसेसिंग में दो तीन घटनाएं और होती है, कैपिंग होती है और टैलिंग होती है। तो कंप्लीट एमआरएनए बनने के लिए प्री एमआरएनए से तीन प्रक्रियाएं होगी प्रोसेसिंग के अंदर। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग में इंट्रोन्स रिमूव कर दिया जाता है, केवल एक्सोन्स रहता है। कैपिंग में क्या होता है कि जिसका 5 प्राइम होता है उस पर एक कैप लगा दी जाती है और जो 3 प्राइम हिस्सा है इस पर टैल लगा दी जाती है, जिससे कि जब डीएनए न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में जाएगा तो वहाँ ये सुरक्षित रहे। ठीक है, तो इसका आंसर है एक्सोन्स। इंट्रोन्स कोडिंग रीजन नहीं होता है। कोडोन क्या होता है? कोडोन जो होता है आपका 3 न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर, जैसे एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, इन 3 को मिलाकर बोलेंगे हम कोडोन। ये 3 ही तय करती है कि कौन सा अमीनो एसिड प्रोटीन में जुड़ेगा। कोडोन ही तय करता है, 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को बोलते हैं कोडोन, और ये कोडोन डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण के लिए जुड़ेगा, और इस अमीनो एसिड को लेकर आता है टीआरएनए। अब टीआरएनए कैसे लाता है कि टीआरएनए इस कोडोन को पढ़ता है, और टीआरएनए पढ़ता कैसे है? क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस होती है जो इसके अपोजिट होती है, जो यहाँ पर आकर ए के अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर यू होगा, क्योंकि आरएनए में तो थाइमिन नहीं होता, यू होता है। जी के अपोजिट क्या होगा? सी होगा, सी के अपोजिट जी होगा। तो ये जो 3 सीक्वेंस इसके अपोजिट है वो टीआरएनए में रहती है। टीआरएनए अपनी उन सीक्वेंस से इसको मैच करता है, इसके जो अपोजिट है, और इन 3 सीक्वेंस को बोलते हैं एंटीकोडोन। ये एंटीकोडोन जो होता है ये टीआरएनए का पार्ट होता है। ये अपने एंटीकोडोन से इस कोडोन को पढ़ता है और फिर ये उसी के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड लाकर यहाँ पर जोड़ता है, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। इन यूक 8th क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक सेल वेयर इज द डीएनए प्राइमरली लोकेटेड? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ रहता है? सिंपल क्वेश्चन है। न्यूक्लियोइड में रहता है, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पर रहेगा? है ना, प्राइमरली न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में होता है यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होता ही नहीं, तो उसका तो पूरा का पूरा जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है और वो कोशिका के अंदर ऐसे ही रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सिस्टम है, उसमें केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर मेन डीएनए रहता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए रहता है। प्लांट के अंदर जो हरित लवक होते हैं अपने अपने उनके अंदर भी ये होता है, लेकिन मेनली न्यूक्लियस में होता है। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट होल्ड द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टुगेदर? वह कौन सी स्ट्रक्चर है जो दो स्ट्रैंड डीएनए के होते हैं उनको साथ साथ रखती है? कौन से बॉन्ड बनते हैं जब ये जो बॉन्ड दोनों को जोड़कर रखते हैं? अभी हमने जिक्र किया था, ऑप्शन देख लीजिए। फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड बी, यस, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, इसका आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड है। फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड
दो स्ट्रैंड को जोड़कर नहीं रखता है, ये न्यूक्लियोटाइड बनाने के काम आता है। फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड का काम क्या होता है कि जब न्यूक्लियोसाइड बनता है, हमारा न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनता है, अभी जिक्र किया है कि शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनस बेस मिलकर हमारा न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, वो फास्फेट ग्रुप वो फास्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड के साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, वो बॉन्ड होता है फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड। और इस फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड को ही, ये कोवालेंट बॉन्ड है एक तरह का, ठीक है, फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड कोवालेंट बॉन्ड है। दोनों में अंतर क्या होता है, अब ये कोवालेंट बॉन्ड और आइकोनिक बॉन्ड जो है, ये देख लीजिए आप थोड़ा सा यहाँ पर। आइकोनिक बॉन्ड क्या होता है, सिंपल बॉन्ड है कि इसमें दो जो एटम होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, या तो ये इसको दे देगा या ये इसको दे देगा, या ए बी को दे देगा या बी ए को दे देगा। इसमें एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन्स का। जो इस तरह से बॉन्ड बनता है आइकोनिक बॉन्ड बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। कोवालेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, हमेशा याद रखना, दो एटम के बीच में वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, वो शेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने तो यहाँ पूरा, इसने अपना ए ने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन आपका बी को दे दिया। ये देखिए यहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा है इसको आइकोनिक बॉन्ड बोलते हैं। इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड में ये एक दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो आप, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, लेकिन आप देख लीजिए इसमें कि बॉन्ड बनते कैसे, दोनों बॉन्ड अलग है। कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल डिफरेंट है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आइकोनिक बॉन्ड और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में बहुत ही माइन्यूट अंतर होता है। नॉन कोवेलेंट, और ये नॉन कोवेलेंट का एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड दो स्ट्रैंड को जोड़कर रखता है, जो कमजोर बॉन्ड होता है, इसीलिए आसानी से दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम कर देता है, या थोड़ा सा अगर टेम्परेचर, पीसीआर मशीन जो होती है उसमें अगर डीएनए को डाला जाता है तो 92 से 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों बॉन्ड अलग अलग हो जाते हैं, ये बॉन्ड टूट जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड को अलग करना इतना इजी नहीं है, काफ़ी टफ होता है। फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड अगर टूट गया तो पूरा का पूरा स्ट्रैंड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड भी नहीं रहेगा, सिंगल सिंगल टुकड़ों में ये बिखर जाएगा। यहाँ पर फास्फेट अलग हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड अलग हो जाएगा, तो इसलिए फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। डीएनए की न्यूक्लियोटाइड के पार्ट हमने 3 पढ़े थे ना अभी। शुगर, कौन सी शुगर होती है डीएनए में, पेंटोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज। दूसरा है नाइट्रोजन बेस, और तीसरा है आपका फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप ये एसिडिक, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं हम डीएनए को, जो एसिड नेचर है वो फास्फेट की वजह से है। फास्फेट में एक फास्फोरस होता है और इसके साथ 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो इसमें पूछा कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। डीऑक्सीराइबोज आरएनए में कौन सा शुगर होता है, राइबोज शुगर। अंतर क्या है दोनों के शुगर में, दोनों पेंटोज शुगर है, लेकिन अभी मैं बताऊं कि दोनों के शुगर में कार्बन नंबर जो 2 होता है, इसका 2 नंबर का कार्बन है। डीएनए में यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, और आरएनए में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन रिएक्टिव है, इसीलिए आरएनए स्थायी नहीं होता है, काफी रिएक्टिव करके नॉन स्टेबल है। फास्फेट ग्रुप, यस फास्फेट ग्रुप अभी बताया मुझे, एक फास्फोरस होता है, इसमें 4 ऑक्सीजन होता है, एसिडिक नेचर होता है। राइबोज शुगर नहीं, राइबोज शुगर आरएनए में होता है, ठीक है। नॉन स्टेबल है, स्टेबल शुगर नहीं है इसकी वजह से, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है कार्बन नंबर 2 पर। नाइट्रोजनस बेस, यस ये होता है। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के होते हैं अभी बता हमें, वैसे टोटल 4 होते हैं, उसको 4 को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। पिरिमिडीन जो है, याद रखना, पिरिमिडीन में सिंगल रिंग होता है, प्यूरिन में डबल रिंग होता है। इसके प्यूरिन के एग्जाम्पल जो है आपके एडेनिन गुआनिन होता है, और इसके जो पिरिमिडीन के, इसके साइटोसिन, थाइमिन और आरएनए का यूरेसिल, इसमें 3 होते हैं, सिंगल रिंग या डबल रिंग। थैंक यू वेरी मच। यदि आपने ये पसंद आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।